हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जियोपॉलिटिक्स में लिया गया एक फैसला कैसे दशकों तक अपना असर दिखाता है? आज हम साउथ एशियन एनर्जी पॉलिटिक्स की एक ऐसी ही पेचीदा कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने 3 देशों की किस्मत को जोड़ने का सपना देखा था, लेकिन फिर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं दी $18 बिलियन पेनाल्टी से। हमारी इस कहानी की शुरुआत अतीत से नहीं बल्कि आज के एक बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक झटके से होती है। $18 बिलियन, जी हाँ, $18 बिलियन का एक विशाल जुर्माना आज एक इंटरनेशनल मुकदमे के कारण पाकिस्तान के सिर पर लटक रहा है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो आपको हैरानी होगी कि ये रकम पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ पूरी देश का बजट और दूसरी तरफ सिर्फ ये एक अकेला जुर्माना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली पाइपलाइन की वजह से इतने बड़े $18 बिलियन के मुकदमे की नौबत कैसे आ गई? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें इन जियोपॉलिटिकल डोमिनोज को थोड़ा पीछे की तरफ ट्रेस करना होगा, सीधे साल 2008 में लिए गए एक बेहद क्रूशल फैसले तक। चलिए अब बात करते हैं द पीस पाइपलाइन ड्रीम की। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव और शानदार उम्मीदों के साथ हुई थी। असल में इसका नाम था IPI पाइपलाइन, यानी ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। मीडिया ने तो इसे बड़े प्यार से पीस पाइपलाइन का निकनेम भी दे दिया था। इंडिया के स्कॉलर राजेंद्र पचौरी और ईरान के अली शम्स ने इसे डिज़ाइन किया था। आइडिया बहुत ही कमाल का था। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व यानी ईरान को इंडिया और पाकिस्तान के 150 करोड़ लोगों के विशाल कंज्यूमर मार्केट से सीधे जोड़ देना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हर किसी का फायदा था। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसका स्केल देखिए, 2775 किलोमीटर। इतनी लंबी एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जानी थी जो ईरान से शुरू होकर पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आती। इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी छुपी थी। डील ये थी कि पाकिस्तान की जमीन से गुजरने वाली गैस की हर एक यूनिट के लिए उसे भारी भरकम ट्रांजिट फीस मिलने वाली थी। एक तरह से बैठे बिठाए मोटी कमाई। खैर, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। अब सवाल है कि अमेरिका को इससे क्या प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम थी पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1974 का वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसके तहत ये तय हुआ था कि दुनिया भर में तेल और गैस की खरीद सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगी। अब इस IPI पाइपलाइन से अमेरिका को सीधा खतरा ये था कि ईरान से इंडिया तक गैस बिना डॉलर के आ सकती थी। इंडिया इसके लिए रुपए में पेमेंट कर सकता था या पुराने बार्टर सिस्टम से काम चला सकता था। अमेरिका के लिए डॉलर को बाईपास करके इतना बड़ा ट्रेड होना उनके सिस्टम के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट था। तो फिर आगे क्या हुआ? आइए देखते हैं व्हाई इंडिया वॉकड अवे। इस खतरे को देखते हुए साल 2007-2008 के आसपास कहानी में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट आता है। अमेरिका इस गेम में सीधे दखल देता है। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे रिजेक्ट करना वाकई बहुत मुश्किल था। वो ऑफर था NSG वेवर। दरअसल परमाणु हथियार होने की वजह से नॉन प्रोलिफरेशन रूल्स के तहत इंडिया को सिविल एनर्जी के लिए यूरेनियम नहीं मिलता था। लेकिन 2008 में इंडिया और अमेरिका के बीच वो ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील हुई। अमेरिका ने इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से एक स्पेशल छूट दिलाने का वादा किया। इंडिया के लिए इस गैस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव बन गया। अब इंडिया के सामने सवाल था कि गैस की जरूरतों का क्या होगा? तो अमेरिका ने ईरान को इस पूरे एनर्जी इक्वेशन से पूरी तरह बाहर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट का प्रपोजल रखा। TAPI, तापी पाइपलाइन, मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर इंडिया। अमेरिका का गोल बिल्कुल क्लियर था, इंडिया की ईरान पर निर्भरता को जड़ से खत्म करना। लेकिन देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया सिर्फ अमेरिका के प्रेशर में आकर पीछे हट गया। असल में इंडिया के विड्रॉ करने के 4 बहुत ही सॉलिड प्रैग्मैटिक रीजंस थे। पहला था ट्रांजिट फीस का पंगा। पाकिस्तान हर यूनिट पर $1.57 मांग रहा था, जबकि इंडिया सिर्फ $0.55 देना चाहता था। दूसरा था बलूचिस्तान का सिक्योरिटी रिस्क, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले आम बात थी। तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण ब्लैकमेल का डर। सोचिए, अगर दोनों देशों के बीच कभी टेंशन बढ़ती तो पाकिस्तान बस एक वॉल्व बंद करके इंडिया की गैस सप्लाई रोक सकता था। एक तरह का एनर्जी ट्रैप। और चौथा रीजन तो हम जानते ही हैं, अमेरिकी प्रेशर और तापी का विकल्प।
इन सबको तौलने के बाद इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस डील को फाइनली ना कह दिया। इंडिया तो निकल गया, लेकिन फिर शुरू होता है पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल ट्रैप। इंडिया के जाते ही ये आईपीआई पाइपलाइन अब सिर्फ आईपी यानी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनकर रह गई, और यहीं से पाकिस्तान एक ऐसे जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसा जहां से निकलना आज भी उसके लिए नामुमकिन सा है। अगर हम दोनों देशों का काम करने का तरीका देखें तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान है जिसने अपने वादे के पक्के रहते हुए $2 बिलियन का भारी इन्वेस्टमेंट किया और अपने गैस फील्ड से पाकिस्तान के बॉर्डर तक 1172 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा भी दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, पिछले 14 सालों में 0 किलोमीटर पाइपलाइन बनी है और 0 इन्वेस्टमेंट हुआ है। काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। अब ये सवाल आना लाजमी है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, CATSA, काटसा। ये अमेरिका का एक बेहद सख्त कानून है जो ईरान, रूस या नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी देश पर बहुत भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाता है। अब पाकिस्तान को पाइपलाइन बनाने के लिए चाहिए था पैसा, लेकिन इस काटसा के डर से ना तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, ना ही IMF ने। अगर वो ये ट्रेड करते तो अमेरिका उन पर ऐसे सैंक्शंस लगाता कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह डूब जाती। और इस पूरी नामुमकिन सी सिचुएशन को पाकिस्तान के ही मशहूर अखबार डॉन ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान आज तक इस डील में बुरी तरह फंसा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर और सैंक्शंस का डर, और दूसरी तरफ ईरान तो अपने $2 बिलियन खर्च कर चुका था ना। जब पाकिस्तान ने 14 साल तक कोई काम नहीं किया तो ईरान ने अपना पैसा और उस पर लगा ब्याज वसूलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वही $18 बिलियन का मुकदमा ठोक दिया, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अब वापस आते हैं द मॉडर्न एनर्जी रियलिटी पर। चलिए आज की डेट में देखते हैं कि 2008 के उस एक फैसले का लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा। इंडिया की इस डील से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड भी रहा है। आज इंडिया की लगभग 60% गैस सप्लाई समुद्र के रास्ते आती है, मिडल ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए। ये एक बहुत ही वॉलेटाइल और टेंशन वाला रूट है। इस सी रूट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा हो जाता है और एक एस्टिमेट के मुताबिक इससे इंडिया को करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि जब भी मिडल ईस्ट में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारे यहाँ LPG गैस के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। अगर वो जमीन के रास्ते वाली पाइपलाइन होती तो शायद ये नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, और वो है 8 गीगावाट। ये वो अपसाइड है, वो बड़ा फायदा है जो 2008 की सिविल न्यूक्लियर डील से मिला। यूरेनियम का एक्सेस मिलते ही इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बूम आ गया। आज इंडिया 8 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करने का बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर चुका है और इसे 12 गुना तक बढ़ाने के शानदार प्लान पर भी काम कर रहा है। तो जो आज हमें लगातार बिजली की सप्लाई मिलती है ना, उसमें इस न्यूक्लियर डील का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल रोलर कोस्टर को देखने के बाद दिमाग में गहरा सवाल आता है, क्या एक सिक्योर न्यूक्लियर डील का लॉन्ग टर्म फायदा सस्ती लेकिन अनस्टेबल जमीनी गैस के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था? सच तो ये है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी सिर्फ सही या गलत नहीं होता, सब कुछ ट्रेड ऑफ्स का खेल है। इंडिया ने उस वक्त एनर्जी ट्रैप से बचकर न्यूक्लियर रास्ते को चुना, जबकि पाकिस्तान उस पाइपलाइन के जाल में ऐसा उलझा कि आज $18 बिलियन के जुर्माने की तलवार उसके सिर पर लटक रही है। इसे ही कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का असली डोमिनो इफेक्ट। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही किसी और दिलचस्प विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।